हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम भी एमएससी फाइनल ईयर की सीरीज़ में क्या पढ़ेंगे, ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन पढ़ेंगे। और लास्ट में हमने ग्रीन थ्योरम जो सिंपल थी वो पढ़ी थी। तो ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन आज हम जो स्टडी करेंगे, तो मैं आपको बता दूं ये ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन आपके पेपर में नहीं पूछी जाती है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे और किस टाइप की ये थ्योरम होगी, तो वो आज हम स्टडी कर चुके होंगे। अब लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखें और उनका नोट्स ज़रूर बनाएं। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन। देखिए, ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन, पहले मैं आपको इसका स्टेटमेंट यानी कि जो थ्योरम है उसकी लैंग्वेज बताऊंगी और लैंग्वेज समझाऊंगी। Green theorem in the plane, if P y1 y2 and Q y1 y2 be continuously differentiable function in a region R in the plane y1 y2 plane, bounded by ए, डी इधर लिख दिया मैंने, रेगुलर क्लोज्ड कर्व सी, देन क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन एस डेल क्यू अपॉन डेल y1 माइनस डेल पी अपॉन डेल y2, और ds होता है डबल इंटीग्रेशन ds, यानी ds की जगह आएगा dy1 एंड dy2 इक्वल, देखिए क्या है, c p dy1 प्लस q dy2। अब मैं आपको पहले इसका पार्ट जो है बेसिकली वो समझाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या बोला है, ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन। प्लेन का मीनिंग क्या है कि किसी सरफेस और कर्व से रिलेटेड होगा। प्लेन होगा तो प्लेन का मतलब क्या है, कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, एक तो y1 होगा और y2 होगा। प्लेन यही होगा, 3D डायमेंशन नहीं होगी, 2D डायमेंशन होगी। y1 y2 है, क्यों, ds से रिलेटेड है, ds डिफाइन है इसलिए। अब देखिए क्या बोला है, ए ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन इफ p y1 and y2 and q y1 and y2 भी कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन। एक तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कंटिन्यूस है यानी सतत है, और अवकलनीय फंक्शन यानी वैल्यूज हैं। दो पॉइंट देंगे p एंड q, q यहाँ होगा, p यहाँ होगा, y1 y2, q क्या होगा, y1 y2। अब देखिए q y1 y2 हो गया। अब क्या होगा, इन ए रीजन आर, किसी क्षेत्र आर में या कोई रीजन होगा आर इनक्लोज, ठीक है, रीजन आर तो होगा ही होगा। और क्या बोलते हैं, इन द प्लेन y1 y2 प्लेन बाउंडेड बाई ए रेगुलर क्लोज्ड कर्व, एक बाउंडेड होगा यानी बाउंडेड बंद क्षेत्र होगा, सी क्लोज्ड कर्व, और उसके अंदर दो पॉइंट होंगे p और q, और वो जो c होगा वो किससे रिलेट होगा, r से रिलेट होगा। ये तो स्टेटमेंट है। इन द प्लेन y1 y2 प्लेन y रेगुलर क्लोज्ड कर्व, सी देन
तब हमें क्या याद रखना है, डबल इंटीग्रेशन एस डेल क्यू अपॉन में डेल वाई वन माइनस डेल पी अपॉन में डेल वाई टू। इसका तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, वाई टू के रिस्पेक्ट में, इसका किसका रिस्पेक्ट में करना है, वाई वन के रिस्पेक्ट में। और डी वाई वन डी वाई टू इक्वल सी क्या है, क्लोज्ड कर्व सी पी डी वाई वन प्लस क्यू डी वाई टू। ये स्टेटमेंट का हमें यही चीज़ क्या है, प्रूफ करनी है। और इसका कोई इंडेक्स नोटेशन वगैरह कुछ नहीं है ना, वेक्टर फॉर्म में, सीधे इस फॉर्म में ही रहेगा और इस फॉर्म में ही आपको क्वेश्चंस के लिए प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा। अब हम आगे इसको सॉल्व करें, यानी कि प्रूफ करें इस थ्योरम को। प्रूफ करने के लिए देखिए हम कौन से थ्योरम यूज करेंगे, स्टोक्स थ्योरम, बाय स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या होती है, एस एप्सिलॉन आई जे के एफ के विद जे एन आई डी एस इक्वल क्लोज्ड कर्व, या सी लिखा होगा आपको मिलेगा, लेकिन हम क्लोज्ड कर्व के लिए लिख रहे हैं तो इसलिए मैंने क्लोज्ड कर्व लगा दिया। अब क्या होगा, एफ आई डी वाई आई, एफ आई डी वाई आई। अब देखिए इसे हम क्या कह दें, इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब देखिए यहाँ क्या है, एस यानी कि हमें देखिए रिलेशन किस में निकालना है, प्रूफ में एस और सी में रिलेशन निकालना है। एस और सी में जब हमें रिलेशन निकालना, तो ऐसी कौन सी थ्योरम है जो एस और सी का रिलेशन बताती है, तो हमारे पास है स्टोक्स थ्योरम। वाई स्टोक्स थ्योरम क्या है, एस एप्सिलॉन आई जे के एफ के विद जे एन आई डी एस इक्वल क्लोज्ड कर्व सी एफ आई डी वाई आई। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 दे दी, ये स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, इससे लिख दिया। अब एक लेट करेंगे, लेट एफ इक्वल पी ई वन प्लस क्यू ई टू, फंक्शन माना पी ई वन एंड क्यू ई टू, ठीक है। एफ एक वैल्यू मानी पी ई वन प्लस क्यू ई टू, अपनी तरफ से मान रहे हैं, वेयर पी एंड क्यू are the function of y1 and y2। क्या बोला है, where p and q are function of y1 and y2, यानी p1 और p और जो q है वो फंक्शन है किसके, y1 और y2 के, और हमने f बराबर मान लिया pe1 प्लस QE2। यहाँ तक समझिए। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टोक्स थ्योरम लिया। क्यों लिया, रीजन ये है एस और सी में रिलेशन हमारे पास स्टोक्स थ्योरम बताती है, तो एस और सी में रिलेशन हमारे पास स्टोक्स थ्योरम है, तो एप्सिलॉन आई जे के एफ के विद जे एन आई डी एस इक्वल सी एफ आई डी वाई आई। और यहाँ क्या होगा, एफ क्या होगा, पी ई वन प्लस क्यू ई टू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ वाई वन एंड वाई टू के फंक्शन है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे इसको पढ़ते हैं। अब हम आगे देखेंगे, मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ लिख दूँ ऊपर, तो आप देख लीजिए, हमें इस स्टेटमेंट की ज़रूरत है। अब देखिए इस स्टेटमेंट को मैं ऊपर लिख देती हूँ, ताकि हमें प्रूफ जो करना है वो आपको याद रह जाएगा। डी वाई वन डी वाई टू इक्वल सी पी डी वाई वन क्यू डी वाई टू, ये है। अब हमें यही लेके आना है, वो लेके किससे आना है, स्टोक्स थ्योरम से लेके आना है। स्टोक्स थ्योरम की इक्वेशन नंबर हमने क्या दे दी, 1 दे दिया, और हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली एफ बराबर पी ई वन प्लस क्यू ई टू। अब स्टोक्स थ्योरम के 2 पार्ट हैं, एक तो आर एच एस और दूसरा एल एच एस। अब हम दोनों पार्टों को निकालेंगे, मतलब एल एच एस और आर एच एस, और रख देंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में। अब देखिए क्या होगा,
नाउ ये तो स्टेटमेंट हो गया। नाउ RHS ऑफ 1, इक्वेशन नंबर 1 का RHS देखेंगे तो आपके पास क्या है, Fi dy। अब आप मुझे ये बताइए Fi की वैल्यू कितने पार्टों में टूटेगी। आप कहोगे कि मैम 3 पार्टों में टूटती है, क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम हम E1 E2 E3 लेते हैं, Y1 या Y2 Y3 लेते हैं। एक मीन हाँ, तो आप क्या करोगे कि F1 dy1, F2 dy2, F3 dy3। लेकिन कर्व है तो कर्व आप बताइए कर्व क्या होगा, कितने निर्देशांक में होगा, कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा। इसलिए Fi dy कितने पार्टों में टूटेगा, 2 पार्टों में टूटेगा, F1 dy1 प्लस F2 dy2। अब मुझे ये बताइए F1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में। F1 की वैल्यू यहाँ देखिए, F बराबर है PE1 प्लस QE2। इसको बोलूंगी मैं F1, इसको बोल दूंगी मैं F2। तो F1 और F2 P dy1 प्लस Q dy2, इसको मैं दे दूं इक्वेशन नंबर 2। RHS आ गया। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, LHS। नाउ LHS ऑफ 1 क्या है, एप्सिलॉन I J के F के विद J NI DS। देखिए अब इसे सॉल्व करना थोड़ा अलग है। अब मैं आपको बताऊं, NI देखिए इंडेक्स कितनी है हमारे पास, I J एंड K। अब देखिए I एक फिक्स इंडेक्स होगी, क्यों? क्योंकि K और J ये आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। 3 मैं यहाँ पर अगर कर दूं 2 1 1 2 ये चेंज हो सकती हैं, और J और K की वैल्यू 1 और 2 ही रखेंगे, एक तो 1 रखेंगे एक 2 रखेंगे। रीजन, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है, एरिया है, वो किसके अंदर है, Y1 और Y2 प्लेन के अंदर है। तो J और K, क्योंकि F फंक्शन किस में है, Y1 और Y2 प्लेन में है, क्योंकि F फंक्शन Y1 Y2 प्लेन में है। रीजन, इसका भी रीजन ये है कि हमारे पास वो बोला गया था ना P Y1 Y2 है ना, और Q Y1 Y2। तो हमारे जब फंक्शन हमने F क्या माना, P E1 प्लस Q E2 ये माना। तो जब ये P और Q Y1 Y2 में है तो F भी किस में आएगा, Y1 और Y2 में आएगा। F भी किस में आएगा, Y1 Y2 में आएगा। और F के इंडेक्स क्या लग रही है, K विद J लग रही है। तो K और J की वैल्यू 1 या 2 रख सकते हैं आप, और 3 नहीं रखेंगे, क्यों? थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें नहीं लेना। अब J और K की वैल्यू आपने सपोज कर ली कितनी है, 1 और 2। बताइए तो फिर I की वैल्यू क्या रहेगी, तो I की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 3। क्यों रखेंगे, अगर आप यहाँ पर 1 रख दोगे तो 1 1 2, फिर क्या आएगा आपका, एप्सिलॉन I J K की जगह क्या आ जाएगा, बताना है, एप्सिलॉन 1 1 2, तो क्या हो जाएगी, 0। तो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम सेम होते ही I और J वो वैल्यू 0 देगा, तो सॉल्यूशन नहीं होगा। इसलिए I की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। अब देखिए 3 होगी, अब यहां देखें, एप्सिलॉन 3 JK F के विद J N3 DS। अब आप मुझे बताइए, एफ I की वैल्यू रख दी मैंने, I बराबर कितना रखा, 3 रखा। एप्सिलॉन 3JK F के विद J N3 DS, और N3 इक्वल मैं पुट कर दूं, N3 इक्वल 1 पुट करें, दैट इम्प्लाइज हमारे पास आएगा एप्सिलॉन 3JK F के विद J DS। अब DS को आप खोलोगे तो अब आप बताना J और K की वैल्यू, एप्सिलॉन 3 एक बार रख दूं मैं 2 1 या 3 1 2 कर दें, चलो पहले 3 1 2 कर दें, 3 1 2 3 1 2। तो यहाँ बताना क्या है, J की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो क्या आएगा, 2 विद 1 प्लस एप्सिलॉन 3 2 1 F1 विद 2,
अब ds क्या होगा, ds आप बताओगे तो ds कितना होगा, dy1 dy2। अब ds क्यों dy1 dy2 हुआ, कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 2 ही कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो y1 और y2 प्ले डिफाइन हो रहा फंक्शन, तो हमारा ds भी कितने पार्टों में टूटेगा, 2 पार्टों में टूटेगा, वो कौन, dy1 dy2। अब आप बताना मुझे, यहां देखिए ये हो गया 1 2 एंड 3, एप्सिलॉन 3 1 2 सर्किल क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है वैल्यू कितनी होगी, प्लस की होगी, F2 विद 1, और F3 2 1 एंटी क्लॉकवाइज है तो किसका साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया, तो क्या आएगा F1 विद 2 dy1 dy2। अब देखिए F2 विद 1, F2 की वैल्यू कितनी है, डेल Q है ना, F2 विद 1 को मैं क्या लिखूंगी, F2 विद 1 यानी डेल होता है, विद 1 का मतलब है कि किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो विद 1 का मतलब है y1 के रिस्पेक्ट में, पहला वाला कौन सा है, y1, तो क्या होगा, और f इसको लिख देंगे डेल F2 अपॉन डेल y1, क्यों, y1 है तो y1 आ गया, 1 के रिस्पेक्ट में हो रहा है 1 है, और F2 एज इट इज, F2 की वैल्यू क्या है, डेल Q अपॉन में डेल y1, तो इसकी वैल्यू क्या आई, डेल Q अपॉन में डेल y1। अब इसी तरह इसकी वैल्यू क्या आ गई, F1 की वैल्यू कितनी है, डेल P अपॉन डेल y2, क्या होगी आगे, dy1 dy2। पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इस इक्वेशन नंबर में ये वैल्यू किसकी निकाली थी हमने, बता दो आप, एप्सिलॉन आई जे के एफ के विद जे एन आई डी एस, इक्वेशन नंबर 3। नाउ इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड 3 पुट इन 1, अब 1 में पुट करेंगे आप, तो 1 में पुट करोगे तो आप मुझे ये बताइए क्या होगा हमारे पास में, तो पहले मैं आपको एक बार समझा दूं फिर आप इसके रीज करके हम दोबारा लिखेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिया था, क्या था, एस एप्सिलॉन आई जे के एफ के विद जे एन आई डी एस इक्वल सी एफ आई डी वाई आई, इक्वेशन नंबर 1, एफ की वैल्यू ली P1 प्लस Q E2 और वेयर P एंड Q आर द फंक्शन ऑफ y1 एंड y2। अब y1 और y2 के फंक्शन है, तो यहाँ तो स्टेटमेंट उतार दिया, तो जो मैं लेके आना है वो छोड़ दो। अब नया RHS ऑफ 1, इसका RHS निकाला, तो RHS क्या है, F I dy i इक्वल में क्या हो जाएगा, F1 dy1 प्लस F2 dy2, इक्वल में F1 की वैल्यू कितनी है, P dy1 प्लस Q dy2 आ गई, F2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर मैंने उसको क्या दे दी, 2 दे दी। अब देखिए ना हो LHS ऑफ 1, इक्वेशन नंबर 1 का LHS निकालोगे, एप्सिलॉन आई जे के एफ के विद जे एन आई डी एस, तो आई की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 3 रखेंगे, और जे और के की वैल्यू 1 और 2 रखेंगे, और क्यों, क्योंकि फंक्शन जो है वो के और जे इंडेक्स लेके आ रहा है, और के जब फंक्शन के पॉइंट पी और क्यू y1 y2 प्लेन में है तो उस फंक्शन की वैल्यू भी y1 y2 प्लेन में ही होगी। अब एप्सिलॉन 3 जी के जे के एफ के विद जे n3 ds, n3 आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है तो n3 की वैल्यू हमेशा प्लस होगी, ज़्यादातर प्लस ही ली जाती है, और n3 की वैल्यू +1 यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है आप जानते हो, तो n3 की वैल्यू मैंने 1 रखी, दैट इम्प्लाइज एप्सिलॉन 3 जे के एफ के विद जे ds। अब देखिए 3 1 2 खोल दिया, जे और के की वैल्यू 1 और 2, F2 विद 1 एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 3 2 1 F1 विद 2 dy1 dy2। अब देखिए एप्सिलॉन 3 1 2 क्या आया, +1, F2 विद 1 माइनस क्या होगा, F3 2 1 एंटी क्लॉकवाइज माइनस F1 विद 2 dy1 dy2। अब देखिए F2 की वैल्यू Q है तो डेल Q अपॉन में डेल y1 माइनस F1 की वैल्यू कितनी है, डेल P, वो P है, और किसके रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में, यानी कि y2 के रिस्पेक्ट में, तो डेल P अपॉन में डेल y2, फिर क्या आ गया, dy1 dy2, इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने बोला कि इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए पुट करेंगे हम इसमें,
क्या आएगा, दैट इम्प्लाइज, ये आएगा इंटीग्रेशन एस एप्सिलॉन आई जे के एफ के विद जे एन आई डी एस, इसका पूरा फंक्शन क्या आ गया, ये आ गया। और डबल इंटीग्रेशन साइन किसका, डबल इंटीग्रेशन, तो अगर आप dy1 dy2 लिखोगे तो क्या लगा दोगे यहाँ, डबल इंटीग्रेशन एस, इसकी वैल्यू क्या है, डेल क्यू अपॉन डेल y1, जो LHS था, LHS देखिए LHS कितना आया, यही आया, माइनस डेल p अपॉन डेल y2 dy1 dy2 इक्वल क्या है, RHS क्या है बताइए, RHS कहाँ है, p dy1 प्लस q dy2। अब इंटीग्रेशन ऑफ c p dy1 प्लस q dy2, ये क्या आ गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। यही आपको प्रूफ करना था क्या, देखिए ये देखिए स्टेप सेम है, dy1 dy2 और c p dy1 प्लस q dy2, आगे दोनों पार्ट आ गए, दोनों पार्ट आ गए, तो ये हमारी कौन सी थ्योरम हो गई, ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए आगे हम इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मैं इस स्टेटमेंट को यहीं लिखा रहने दूंगी, उसका रीजन है क्योंकि अगले में ये काम आएगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, इसी पर बेस्ड है, ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन। शो दैट एरिया बाउंडेड बाय ए सिंपल closed curve is given by half c y1 dy2 minus y2 dy1, hence find area, hence find area of the ellipse क्या है, y1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल 1। अब क्या बोला है, देखो सुनो, शो दैट एरिया बाउंडेड बाय ए सिंपल क्लोज्ड कर्व, शो करना है कि कोई रीजन है ना क्लोज्ड कर्व से बाउंडेड है, यानी कि ग्रीन थ्योरम लेके आओ और ग्रीन थ्योरम से ये प्रूफ कर दो, ग्रीन थ्योरम लेके चलो और इसका थोड़ा स्टेटमेंट का यूज करेंगे और वापस यही प्रूफ कर देंगे, ये करना है कि इज गिवन बाय दिस। अब यही बोला है क्या, सो दैट एरिया बाउंडेड बाय ए सिंपल क्लोज्ड कर्व इज गिवन बाय, इससे गिवन होता है, अगर ये शो कर दिया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, हेंस फाइंड एरिया ऑफ द इलिप्स y1 स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर अपॉन में v स्क्वायर इक्वल 1। अब दो ही प्लेन दे रखे, तीसरा प्लेन नहीं है, तो आपको सीधे से बात है कि y1 y2 प्लेन गिवन हो जाए और प्लेन बोल दे तो हमें कौन सी थ्योरम यूज करनी है, स्टोक्स थ्योरम यूज करनी है। सॉल्यूशन देखिए, नाउ बाय स्टोक्स थ्योरम नहीं सॉरी, ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन। अब ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन क्या स्टेटमेंट है, ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन, डबल इंटीग्रेशन एस डेल क्यू अपॉन में डेल y1
माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई टू डी वाई वन डी वाई टू इक्वल क्लोज्ड कर्व सी पी डी वाई वन प्लस क्यू डी वाई टू पी डी वाई वन प्लस क्यू डी वाई टू। अब देखिए इतना हो गया, इसी का यूज करते हुए और हम ये निकालेंगे कैसे, देखिए इक्वेशन नंबर मैं 1 दे दूं। अब कंपेयर करो, इसमें कंपेयर करो, p की जगह अगर मैं क्या ले लूं, p डी वाई वन, तो p की जगह p डी वाई वन, यानी p की जगह कितना है कंपेयर करोगे y माइनस p, तो कितना है हमारे पास p डी वाई वन, तो p डी वाई वन माइनस वाई टू, p इक्वल माइनस वाई टू और q इक्वल q डी वाई टू, तो q डी वाई टू, तो डी वाई टू कैंसिल आउट हो गया, यानी कि q की वैल्यू कितनी है वाई वन। अब हमें चाहिए क्या वो और देखो, आपको चाहिए क्या, नाउ मैं इधर ही लिख देती हूँ, p की वैल्यू आ गई वाई टू, q की वैल्यू आ गई वाई वन, लेकिन आपको क्या चाहिए डी वाई वन और डी वाई टू, ये भी चाहिए। और इसके अलावा आपको क्या चाहिए, देखिए इसके अलावा आपको चाहिए डेल क्यू अपॉन में डेल वाई वन और डेल पी अपॉन में डेल वाई टू, दोनों वैल्यू चाहिए। RHS के लिए तो हमने p और q की वैल्यू कंपेयर की, वो निकाल दी। अब हम क्या निकालेंगे, डेल क्यू अपॉन में डेल वाई वन, डेल क्यू अपॉन में डेल वाई वन, तो डेल क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है डेल वाई वन अपॉन में डेल वाई वन कितना आ गया 1, और डेल पी अपॉन में हमें क्या चाहिए डेल वाई टू, और डेल पी यानी पी की वैल्यू कितनी है माइनस वाई टू, तो क्या होगी माइनस डेल वाई टू अपॉन डेल वाई टू, यानी कितनी हो गई -1। अब पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, तो क्या आएगा हमारे पास, डबल इंटीग्रेशन एस डेल क्यू अपॉन में डेल वाई वन की वैल्यू कितनी है 1, और डेल पी अपॉन में डेल वाई टू की वैल्यू कितनी है माइनस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, डी वाई वन डी वाई टू इक्वल इंटीग्रेशन सी, पी की वैल्यू कितनी है बताइए, पी की वैल्यू माइनस वाई टू और क्यू की वैल्यू कितनी है माइनस वाई टू डी वाई वन प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है वाई वन डी वाई टू। अब आगे क्या होगा, यहाँ से ये कितना हो जाएगा 2 डबल इंटीग्रेशन एस डी वाई वन डी वाई टू इक्वल सी, मैं इसको क्या लिख दूँ वाई वन डी वाई टू पहले लिख दूँ, वाई वन डी वाई टू पहले चाहिए तो मैं इसको पहले लिख देती हूँ, वाई वन डी वाई टू माइनस वाई टू डी वाई वन। अब ये दो इधर है तो ये किस में जाएगा डिवाइड में जाएगा, आगे जाके डी वाई वन डी वाई टू इक्वल हाफ सी वाई वन डी वाई टू माइनस वाई टू डी वाई वन। अब ये हमें प्रूफ करना था, क्या ये आ गया गिवन था एरिया, हमें यही शो करना था। तो यानी कि हमने क्या किया, ग्रीन थ्योरम ली, ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन ली, उसका स्टेटमेंट यूज किया और कंपेयर किया p की वैल्यू क्या आएगी और q की वैल्यू क्या आएगी। p डी वाई वन होता है तो p की वैल्यू माइनस वाई टू, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई वाई वन आ गई। नाउ डेल क्यू अपॉन में डेल वाई वन इक्वल डेल वाई वन, यानी कि ये वैल्यू निकाल ली तो 1 और -1 आ गए। पुट नाउ पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करी, डेल क्यू अपॉन में डेल वाई वन 1 + 1 यानी कि 2 आ गया, डी वाई वन डी वाई टू इक्वल इंटीग्रेशन सी पी डी वाई वन, पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस वाई टू डी वाई वन प्लस वाई वन डी वाई टू। और ये वाली स्टेप मैंने इसमें पहले लिख दी, ये बाद में लिख दी, और यहाँ पर 2 था तो 2 का यहाँ डिवाइड दे दिया हाफ इंटीग्रेशन सी वाई वन डी वाई टू माइनस वाई टू डी वाई वन। तो ये एक पार्ट यही निकालना था, चेक कीजिए ये और ये वाली टर्म दोनों सेम है, वाई वन डी वाई टू माइनस वाई टू डी वाई वन। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम प्रूफ करेंगे, हेंस फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए
फॉर द इलिप्स क्या है, पहले वो देखिए y1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। अब देखिए इसके दो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लेंगे, तो अब हमें जहाँ जहाँ केवल इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दूँ और हम केवल इस पार्ट में रखेंगे, ये dy1 dy2 एरिया ही शो करेगा, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। फॉर द इलिप्स y1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो इसमें दो वैल्यूज लेंगे, एक तो हमें y1 और y2 लेना है, y1 y2 प्लेन में है, तो देखिए y1 इक्वल ए कॉस थीटा, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, एक देखिए यहाँ देखूँ मैं बताऊँ, इलिप्स y1 और y2 में बना हुआ है, आप इलिप्स जानते ही हो, तो y1 कैसा है, मतलब हॉरिजेंटल है, ठीक है, और ये वर्टिकल है, तो हॉरिजेंटल यानी कि कॉस थीटा होगा, और y2 अपनी तरफ से मानेंगे हम, ये लेट करेंगे, लेट y1 इक्वल ए कॉस थीटा, y2 इक्वल बी, y2 के लिए v वैल्यू दे रखी है तो इसलिए b साइन थीटा। अब देखिए, अब हमें इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में y1 आ गया, y2 आ गया, अब dy1 dy2 इनकी वैल्यू भी चाहिए, तो dy1 बताओ क्या आएगा, माइनस ए साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा, और dy2 क्या आएगी वैल्यू बताओ, dy2 चाहिए हमें, dy2 की वैल्यू आएगी बी कॉस थीटा डी थीटा। अब बात करते हैं, ये दोनों चीजें हो गई, ये y1 आ गया, dy2 आ गया, y2 आ गया, dy1 आ गया, लेकिन हमें लिमिट क्या होगी, क्लोज्ड कर्व है तो जीरो से, यानी कि इलिप्स बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनेगा, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनेगा यानी कि वापस कर्व की तरह ही घूमेगा, बंद होगा, तो वो वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है, मान लो जीरो से स्टार्ट होती है तो वापस आती है, तो कितनी बनाती है, 2 पाई बनाती है, तो लिमिट कितनी होगी, 0 से 2 पाई। नाउ पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर आप 2 में रखोगे, दैट इम्प्लाइज डबल इंटीग्रेशन dy1 dy2 इक्वल हाफ, यहाँ लिमिट रखो 0 से 2 पाई। अब देखिए y1 की वैल्यू कितनी है, a cos थीटा, और dy2 की वैल्यू कितनी है, b cos थीटा, और मैं d थीटा दोनों में से कॉमन निकाल दूंगी तो बाहर रखूंगी, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है, b साइन थीटा, और dy1 की वैल्यू कितनी है, माइनस ए साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए साइन थीटा, और बाहर लिख दूं क्या, डी थीटा। अब आप करोगे इसे सॉल्व तो हमारे पास आएगा हाफ 0 से 2 पाई ए बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए ए बी कॉमन निकालेंगे, ए बी बाई 2 हो गया, 0 से 2 पाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। बताओ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ये आएगा ए बी अपॉन 2 0 से 2 पाई डी थीटा। इंटीग्रेशन करोगे तो ए बी अपॉन 2 डी थीटा का क्या होगा, थीटा 0 से 2 पाई। लिमिट रखोगे तो लिमिट रखोगे कितना आएगी, यहाँ सॉल्व कर देती हूँ मैं। ए बी अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, पाई ए बी। ये एलिप्स के लिए एरिया फाइंड आउट करना था, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
यानी कि जो हमने प्रूफ किया था वहाँ तक ठीक है। उस 2 नंबर इक्वेशन में वैल्यू रख दी और वैल्यू क्या क्या रखी, y1 बराबर a cos थीटा और y2 बराबर b sin थीटा। फिर हमने क्या निकाल लिया, dy1 dy2 और दोनों वैल्यूज उठा के किस में रख दी, इक्वेशन नंबर 2 में, और इसकी लिमिट क्या रख दी, 0 से 2 पाई, और इसे सॉल्व आउट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, पाई ए बी। और ये था एलिप्स का एरिया। तो जो हमें ग्रीन थ्योरम से बोला था कि इसको शो करके दिखाओ, वो शो कर दिया और फिर हमने एरिया निकाल दिया एलिप्स का। तो आज का हमने क्या पढ़ा, एक तो ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन पढ़ी और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर एग्जाम्पल और थ्योरम्स देखेंगे। थैंक यू सो मच।